लास्ट लेसन के अंदर मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि सॉल्यूशन टेक्निक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी होती है। इसके अंदर मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन कराया था और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए थे और टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी बताया था। अपन ने ये जाना था कि अगर वेरिएबल पे 2 पावर है, n = 2 है, तो उसके 2 सॉल्यूशन मिलते हैं। आज अपन उसका नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन of the quadratic equation. So now our heading is factorization method. तो इसके अंदर भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके पास में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है और उसके स्टेप पर क्या होते हैं। क्वेश्चन इज solve the equation 6x square plus 13x plus 6 is equal to 0 and method by factorization method solve this equation। ये मेथड तब काम में लेना चाहिए जब एग्जाम में लिखा हुआ आता है, तभी इस मेथड से आपको अटेंड करना है क्वेश्चन को। अदरवाइज दी बेस्ट ऑप्शन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहता है, जिसको श्रीधराचार्य मेथड नेम से भी जाना जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड दैट मीन्स इस टर्म के फैक्टर्स होने चाहिए। लीनियर फैक्टर अगर इजीली हो रहे हैं तो आप उसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस मेथड को ध्यान रहे, हर क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व नहीं होता है। फैक्टराइजेशन मेथड से वे क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं जिनके वैल्यू इस तरह के हो कि उनके फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो। जब तक लीनियर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा तब तक आप उसको सिंप्लीफाई फैक्टराइजेशन करके नहीं कर सकते। तो ये मेथड है वो ऑलवेज यूजफुल नहीं है। इनकेस जब भी क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन फैक्टर्स पॉसिबल होंगे तो ही फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे भी कोफिशिएंट हो, चाहे उसके फैक्टर्स होते हैं नहीं होते हैं, इरेशनल रूट है, तो उस तरह के हर क्वेश्चन के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला बेस्ट ऑप्शन होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से किसी भी प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। फैक्टराइजेशन मेथड सिर्फ फैक्टर पॉसिबल होने पर ही लगा सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम में जब फैक्टराइजेशन लिखा है तभी इसको अटेंड करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज 0। गिवन टर्म को आपने 9th में स्प्लिटिंग मेथड किया था, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन के अंदर पॉलिनोमियल के फैक्टर किए थे, सेम उसी मेथड को फॉलो किया जाता है। पेयर बनाए जाते हैं और उन पेयर को इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है रूल्स के अकॉर्डिंग और उसके फैक्टर से x के वैल्यूज फाइंड किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके लीनियर फैक्टर आपको बनाने हैं। स्प्लिटिंग मेथड आप यूज कर सकते हो। तो उसके लिए जो हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 6 एंड लास्ट कांस्टेंट इज आल्सो 6, इन दोनों का प्रोडक्ट करके आपको राइट हैंड साइड में एक वर्टिकल लाइन खींच के लिखना चाहिए। तो 6 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में 36 मिलता है। अब आपको ये ध्यान रखना है 36 कौन सी टेबल में कितने टाइम्स बोलने पर आता है। तो देखो मैं यहाँ पे इनिशियली लिखता हूं 2 की टेबल 18 टाइम्स या 18 की टेबल 2 टाइम्स अप्लाई करने पर आपको 36 मिलता है। दैट इज वन पेयर एंड अनदर पेयर इज 4 and 9। 4 की टेबल 9 टाइम्स बोलो या 9 की टेबल 4 टाइम्स बोलो, ऑलवेज 36 आपको मिल जाता है। नेक्स्ट पेयर इज 6 and 6। 6 और 6 से भी 36 आपको मिलता है। एंड अनदर इज 12 and 3। 12 3 ऑल्सो 36 होते हैं। एंड लास्ट पेयर इज 36 and 1। 36 की टेबल 1 टाइम स्विच करने पर आपको 36 मिल रहा है। तो देयर आर 5 पेयर्स विच प्रोडक्ट इज 36। अब इन पांचों को काम में नहीं लेना है, इनमें से कोई एक पेयर आपको काम में लेना है। कौन सा पेयर काम में लेना है तो उसको कैसे लेना है इसके बारे में अपन कुछ पढ़ते हैं।
देखो यहाँ पे पेयर काम में लिए जाते हैं तो या तो ऐड करके काम में लिए जाते हैं या सब्ट्रैक्ट करके काम में लिए जाते हैं। उसके लिए मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ कि कब आपको ऐड करना है और कब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए आपको सबसे जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का आपको साइन देखना चाहिए। कांस्टेंट का साइन पॉजिटिव है तो आपको इन पेयर को ऐड करके ही काम में लेना है, नॉट ऐड और लेस। ऑब्लिक में नहीं जाना है आपको। पॉजिटिव साइन है तो ओनली ऐड करके ही काम में लेना है। अगर कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव है तो आपको सब्ट्रैक्ट करके ही पेयर को काम में लेना है। जनरली आप लोग 9 तक पढ़ते हो तो फैक्टराइजेशन में ये वर्ड यूज करते हो, ऐड और लेस, नॉट ऐड और लेस, ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो उसके लिए आपको इंडिकेट करता है कांस्टेंट साइन। कांस्टेंट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इन पेयर में से आपको सिर्फ ऐड करके ही पेयर को काम में लेना है, किसी एक पेयर को काम में लेना है। अब आपको मिडिल टर्म का साइन देखना है। जनरली आप 9 तक क्या करते हो, सिर्फ मिडिल टर्म का साइन देखते हो, 13 को देख के डिसाइड करते हो कि कौन सा पेयर काम में लेना है। अब ऐसा नहीं करना है। कभी कोई ऐसी टर्म आ गई, कोफिशिएंट इस तरह से आ गए, तो उस समय आपका ये जो मिडिल टर्म का साइन डायरेक्टली देखने का जो तरीका है, वहां पे आपका क्वेश्चन रॉन्ग चला जाएगा। रीजन, हर तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स पॉसिबल नहीं होते और आप उसको पॉसिबल बना दोगे। तो देखिए यहाँ पे साइन पॉजिटिव था तो आपको ऐड करके काम में लेने हैं। अब आपको मिडिल टर्म को देखना है, मिडिल टर्म का वैल्यू देखना है। मिडिल टर्म वैल्यू इज 13, दैट मीन्स आपको इन पेयर में से ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है जिसके दोनों वैल्यू ऐड करने पर 13 देते हो। तो देखो 18 में 2 को ऐड करते हैं तो 20 आ जाता है, जबकि यहाँ पे 13 है, अपने काम का फर्स्ट पेयर नहीं है। सेकंड पेयर आपके लिए यूजफुल रहेगा। 9 और 4 इनको ऐड करते तो 13 आता है और मिडिल टर्म भी आप पे 13 है, दैट मीन्स आपका ये पेयर सिलेक्ट हो जाएगा 4 और 9। अब जो मिडिल टर्म है इसका साइन देखना है कैसा है, पॉजिटिव 13। तो इन दोनों को ऐड करने पर पॉजिटिव 13 लाने के लिए 4 का साइन भी पॉजिटिव होना चाहिए और 9 का साइन भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। दैट मीन्स बाकी के पेयर है वो आपके काम के नहीं है। रीजन, 36 में 1 को ऐड करते तो 37 हो जाएगा, 12 में 3 को ऐड करते 15 हो जाएगा, 18 और 2 से आपको 20 मिलता है, जबकि मिडिल टर्म 13 है। तो आपको सिर्फ 4 और 9 को काम में लेना है और ऐड करके ही काम में लेना है। रीजन, ऐड करने का रीजन क्या है, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव साइन की है तो आपको पेयर ऐड करके काम में लेना है। अगर नेगेटिव साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करके पेयर काम में लेना है। अब देखो इसकी नेक्स्ट स्टेप, 6x स्क्वायर 4 और 9 प्लस 4 और प्लस 9, तो इसको अपन लिखेंगे प्लस 4x प्लस 9x, बिकॉज वेरिएबल इज x here, then same variable right here x with 4 and 9 plus 6 is 0। यहां लिखने के बाद में आपको यहाँ पे हमेशा जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हो तो और लिखना चाहिए, इसके अलावा कोई और साइन आपको यूज नहीं करना है। इक्वेशन जब भी सॉल्व होता है तो यहाँ पे और ही लिखना चाहिए, किसी दूसरी प्रकार का कोई साइन यूज नहीं करना चाहिए, उससे आपके माइनस मार्क्स हो सकते हैं। इन दोनों का कॉमन फैक्टराइजेशन किया जाएगा और इन दोनों का कॉमन फैक्टराइजेशन किया जाएगा। कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों वैल्यूज में कौन सी टर्म कॉमन है और इन दोनों में कौन सी टर्म कॉमन है, उन दोनों को लिखा जाएगा। सबसे पहले कांस्टेंट चेक करना चाहिए। कांस्टेंट इज प्लस 4 एंड प्लस 6। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिससे 6 भी डिवाइजेबल है और 4 भी डिवाइजेबल है, दैट इज 2। तो पॉजिटिव 2 आपका फर्स्ट कॉमन वैल्यू। एक्स स्क्वायर एंड एक्स, इन दोनों में लीस्ट पावर जो होती है वो हाईएस्ट पावर को डिवाइड कर सकती है। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, दैट मीन्स ये 2 है, 6 को भी डिवाइड कर सकता है, 2 है वो 4 को भी डिवाइड कर सकता है। वेरिएबल x और एक्स स्क्वायर में जो x है इसकी पावर 1 है तो ये एक्स स्क्वायर को डिवाइड इजीली कर सकता है। तो इन दोनों में से वेरिएबल x को आपने कॉमन ले लिया, दैट मीन्स आपकी कॉमन वैल्यू बन गई 2 एंड x, दैट मीन्स 2x। अब कॉमन का सेंस मैंने बताया, जो भी टर्म आप कॉमन लेते हो वो ईच टर्म को डिवाइड करेगी। 2x से पहले आपको 6x स्क्वायर को डिवाइड कराना है। आप रफ में देखो चेक कर सकते हैं, 6x स्क्वायर अपॉन कॉमन इज 2x
2 से 6 को कट करेंगे 3 और x से इसकी पावर कट जाएगी, तो रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा 3x। दैट मीन्स यहाँ की जो वैल्यू होगी वो 3x होगी। सेम टू सेम ये 2x है वो इस 4x को डिवाइड करेगा, प्लस का 4x और प्लस का 2x, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेंगे 2, तो प्लस का 2। तो इस तरह से इन दोनों का कॉमन फैक्टराइजेशन हो गया, जो आप क्लास 6 7th में सीखते हो कॉमन फैक्टराइजेशन, 8th में भी थोड़ा स्टडी किया जाता है। अब जो लास्ट के दो वैल्यू है इन दोनों में अपन कॉमन वैल्यू पता करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट 9 and 6, 9 and 6 कौन सी टेबल से दोनों एक साथ डिवाइड होते हैं, दैट इज +3। अब यहाँ पे वेरिएबल x है बट यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो इन दोनों में वेरिएबल टर्म कोई कॉमन नहीं आ सकती, ओनली +3 इज अ कॉमन वैल्यू। कॉमन लेने का सेंस मैंने बताया था, डिवाइड करेगी, तो प्लस का 3 इस 9x को डिवाइड करेगा तो आपको 3x मिलेगा, और +3 + 6 को डिवाइड करेगा तो +2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से इन दोनों टर्म का कॉमन फैक्टराइजेशन हो गया है। अब नेक्स्ट अपन करते हैं इसको। अब आपके पास में टर्म रह जाती है यहां से यहां तक एक टर्म, और यहां से यहां तक ये आपके पास में दूसरी टर्म है। इन दोनों टर्म में कॉमन फैक्टराइजेशन किया जाएगा, तो इन दोनों को ध्यान से देखते हैं। 2x, यहाँ पे दो वैल्यू है, 2x मल्टीप्लाई 3x + 2 एंड हियर ऑल्सो +3 ब्रैकेट 3x + 2, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है। तो इन दोनों टर्म में ऐसी कौन सी टर्म है जो दोनों टर्म को डिवाइड कर सकती है, दैट इज 3x + 2। ये पूरा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट सेम होने का सेंस ये है कि इस फर्स्ट टर्म को 3x + 2 से डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी 3x + 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉमन वैल्यू इज 3x + 2। अब देखो मैंने बताया था कॉमन लेने का सेंस डिवाइड करना है, तो ये वाली टर्म इस फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करेगी, तो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट हो जाएगा डिवाइडेशन करने पर, ओनली बचेगा आपके पास 2x। ये ब्रैकेट इस टर्म को डिवाइड करेगा तो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा +3, दैट इज इक्वल टू 0। अब आपका फैक्टराइजेशन पूरा हो गया है, तो यहाँ पे दो फैक्टर लास्ट में मिले हैं, 3x + 2 मल्टीप्लाई 2x + 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इनका सेपरेशन करना पड़ेगा। सेपरेशन क्यों किया जाता है, दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इनका प्रोडक्ट है। दैट मीन्स दो वैल्यू का प्रोडक्ट अगर 0 आता है, दो वैल्यू का प्रोडक्ट 0 उसी केस में पॉसिबल है जब या तो फर्स्ट वैल्यू आपकी 0 के इक्वल हो या सेकंड वैल्यू 0 के इक्वल हो। तो अपने पास में दो ऑप्शन है, या तो ये फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो 0 होगा या सेकंड ब्रैकेट 0 होगा। तो इन दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रखेंगे और उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, जिससे वेरिएबल x के वैल्यूज आपको मिलेंगे। तो देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं और दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट इज 3x + 2 इज 0 एंड सेकंड वन इज 2x + 3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वापस यहाँ पे और लिख दीजिए, 3x इज इक्वल टू -2 एंड फाइनली x इज इक्वल टू -2/3। इस वैल्यू से 2x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/2। तो अपने पास में दो वैल्यू आ गए x के, -2/3 एंड -3/2। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैंने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया था, तब भी आपका आंसर यही था, आपके रूट्स यही थे। दैट मीन्स मेथड चेंज होने पर आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x इज इक्वल टू -3/2, -2/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो जीरोज होते हैं जिनको इसके रूट्स बोला जाता है, या आप उसको सिंपली सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो इस तरह से ये फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट होता है। इस मेथड में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में दे देता हूँ, उसको आप लोग करोगे और प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस किया जाएगा।
सोल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज 0। इसको आपके वीडियो में सॉल्व कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3, 4x स्क्वायर माइनस 16x minus 9 is equal to 0. Next one, question 4 is x plus 7 multiply x plus 8 is equal to 0. And last question is x plus 1 upon x is equal to 10 upon 3. इन क्वेश्चनों को आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे एक वैल्यू करेक्शन कर देते हैं 10। तो इन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आप देखिए इसके अंदर इन दोनों का मैं हिंट्स दे देता हूँ। पहले इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर 10 को आपको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो करना है, पॉसिबल नहीं है तो उसको नहीं करना है। यहाँ पे P अपॉन Q में टर्म है तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, फिर प्रॉपर फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सिंप्लीफाई करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट। अब अपन फैक्टराइजेशन के अलावा जो थर्ड मेथड रहता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।